तो दोस्तों स्वागत है आपका आरएनयू एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस के पार्ट सेकंड। यानी हमने बात कर ली थी कि क्या होता है नियोनेटल जॉन्डिस और किस तरीके से आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, किस तरीके से हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, क्या क्या एंड प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बारे में हमने इन डिटेल बात कर ली थी। आज सेकंड पार्ट के अंदर आज बात करने वाले हैं कि क्या आपके सामने पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि इनमें से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और ये जो सवाल है ये वो सवाल है जो कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। तो पिछली ही क्लास में हमने पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये था आपका दो तरीके का फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में मैंने आपको समझाया था। फिजियोलॉजिकल जो होता है वो आफ्टर 24 आवर्स होता है, और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो विद इन 24 आवर्स होता है। मेजर सवाल है जो पूछा जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस यानी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के फर्स्ट वन देखना है, सबसे मेजर है, याद कर लेना, मेजर चीज समझ लेना इसको। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलती नहीं करनी है। ये होता है अपीयर आफ्टर 24 आवर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये सवाल पूछा जाएगा। ये बहुत ही शानदार सवाल है। प्लस टोटल बिलिरुबिन राइज होता है कितने, लेस देन 5 mg/dl। दोनों में डिफरेंस यही है। इसमें जो टोटल बिलिरुबिन का लेवल होता है वो लेस देन 5 mg/dl होता है, उसमें ज्यादा होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जब टर्म की बात करें तो वो कितनी होती है, 4 से 5वें डे और 7th डे पे होती है प्री टर्म के अंदर। सीरम लेवल जो होता है 15 mg/dl से कम ही रहता है, और क्लिनिकली नॉट डिटेक्टेबल आफ्टर 14 आवर्स। 14 दिन बाद में इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, यानी 14 दिन में बच्चा जो होता है वो कैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और वहां पे ये मत सोचना कि हमें कुछ बताया ही नहीं है। दूसरा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों डेवलप होता है। सवाल ये होता है सर ये जब नॉर्मली होना है, कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ये होता क्यों है, सवाल यही तो आता है। तो उसी चीज से हम बात करते हैं। अब देखो, नॉर्मली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मैंने बताया था कि नियोनेट्स जो होते हैं उन नियोनेट्स के अंदर फीटल लाइफ के अंदर कितनी होती है, 25 mg, 25 mg/dl क्या होता है आपका, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज्ड बिलिरुबिन लोड है, तो वो जब टूटेगी टूटेगी तो बॉडी के अंदर क्या बनेगी, बिलिरुबिन बनेगी। अब बिलिरुबिन बनेगी तो बिलिरुबिन बाहर भी तो निकलना जरूरी है। तो जब बिलिरुबिन का लोड बढ़ जाता है उस सिचुएशन के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। प्लस डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन, यानी जो आपके लीवर के अंदर जाके कॉन्जुगेट होता है ना, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ में कॉन्जुगेट होता है, वहां पे डिफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ सकता है। प्लस इंक्रीज्ड एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन यदि डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। इंसिडेंस कितना होता है बता दिया, इसके बारे में पहले भी। टर्म के अंदर होता है 60% बच्चों में, और प्री टर्म के अंदर होता है कितना, 80% बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है। क्लियर है। अब देखो वही चीज आ गई आपके सामने, कोर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही हैं, इधर है बिलिरुबिन का लेवल। तो यहाँ पे फर्स्ट डे तो बच्चा नॉर्मल रहेगा, दूसरे दिन से क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ना शुरू होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी यदि हम टर्म की बात करें तो ये लाइन जो है वो आपकी आ रही है किसकी, टर्म की लाइन आ रही है, ये वाली टर्म की लाइन आ रही है। तो ये क्या हो रही है, 4 से 5वें दिन तक क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और यदि हम बात करें कि प्री टर्म की, तो प्री टर्म वाला जो होता है वो कब होता है, 7 डेज के ऊपर। 7 डेज के ऊपर क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, और वापस आ जाता है कब, से 14 डेज के अंदर नॉर्मल आ जाता है। 14 डेज के अंदर नॉर्मल आ जाता है। 14 डेज के बाद में आपको बढ़ावा देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। दूसरा, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो होता है वो कौन सा होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखो, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो होता है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड जॉन्डिस इन द टर्म इन्फेंट्स। टर्म इन्फेंट जो होते हैं ना उसमें लंबे टाइम तक जॉन्डिस होने का मोस्ट कॉमन कॉज होता है कौन, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। जिसके अंदर क्या होता है, किसकी वजह से होता है, प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज्ड एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बिलिरुबिन, यानी बीटा जीडी का लेवल बढ़ता है। जो एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन जो होता है बिलिरुबिन का वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन पीक पर पहुंच जाता है 10 से 15 डेज होता है एज द लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज 10 से 30 mg/dl। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब मैंने क्या बोला था, प्लाज्मा वाला, और प्लाज्मा वाला आपका क्या होता है, हार्मफुल होता है, हार्मफुल होता है। इफ नर्सिंग इज इंटरप्टेड फॉर 24 आवर्स द बिलिरुबिन लेवल फॉल्स क्विकली। ठीक है, यदि आपने
ब्रेस्ट मिल्क जो है वो आपने इंटरप्ट कर दिया, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका बिलिरुबिन का लेवल क्विकली नीचे गिरेगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि बीटा ग्लूकोरोनिडेज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क ऑफ सम इन मदर्स। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर बीटा ग्लूकोरोनिडेज जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से बच्चे के अंदर जॉन्डिस का लेवल बढ़ता है। और जैसे आप उसका बंद कर दोगे, ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दोगे, तो बच्चे का जो लेवल होता है वो 24 आवर्स के अंदर ही नॉर्मल आ जाता है। ये वाली सिचुएशन है, ये आपका क्या है, जॉन्डिस वाला बच्चा है, और ये कौन सा होता है, नॉर्मल बच्चा होता है। देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा जॉन्डिस वाला है और कौन सा बच्चा नहीं है। अब देखो, दो चीजें होती हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में कुछ डिफ्रेंसिएशन हम याद कर लेते हैं। ऑनसेट वो पढ़ चुके हो आप। ऑनसेट की यदि हम बात करें, तो ऑनसेट में फिजियोलॉजिकल क्या होता है, सेकंड और थर्ड डे पे होता है, और वो एनी टाइम कभी भी हो सकता है, इवन 1 आवर में भी हो सकता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। रेट ऑफ बिलिरुबिन राइज जो होता है वो कितना होता है, लेस देन 5 mg पर डे पर डीएल बढ़ता है ये, और ये मोर देन 5 mg पर डे पर डीएल पर 24 आवर से बढ़ता है। यानी आवर की हम बात करें तो 1 आवर के अंदर 0.5 mg बढ़ जाता है। पीक बिलिरुबिन कब होता है, जब अप टू 12 mg पर डीएल इन एफ टी एन बी, या फिर जो न्यूबॉर्न जो होता है वो 12 से 14, और इसके अंदर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। अब ये चीजें ड्यूरेशन ऑफ द प्रेजेंस आपको पता ही है कि 8 डेज के ऊपर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और 14 डेज पे नॉर्मल आ जाता है। वो 1 वीक के अंदर क्या होता है, बढ़ता है, और 14 दिन से लंबे समय तक रहता है। क्लिनिकली जो होता है, लुक नॉर्मल, नॉट एनीमिक, नॉट सिक, नॉर्मल यूरिन और स्टूल कलर बच्चे के अंदर देखने को मिलता है जब बच्चे को क्या होगा, फिजिकल जॉन्डिस होगा। और पैथोलॉजिकल सिचुएशन में क्या होगा, बच्चा एबनॉर्मल दिखेगा, एनीमिक दिखेगा, सिक दिखेगा, एबनॉर्मल कलर यूरिन और स्टूल का कलर जो है वो आपको एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। ये दो कुछ डिफरेंस है, जो डिफरेंस यदि एग्जाम में आए तो ध्यान रखना है इनके बारे में भी थोड़ा सा। अब देखो, अब आपका दूसरा जो था वो था पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर कौन कौन से सवाल आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए पहली चीज तो आपको बताया कि विद इन 24 आवर्स के अंदर ये हो सकता है, विद इन 24 आवर्स के अंदर ही हो सकता है। बिलिरुबिन का लेवल कितना पर डे कितना बढ़ जाता है, मोर देन 5 mg, उसमें कितना था, लेस देन 5 mg पर डे पर डी। ठीक है, और सीरम बिलिरुबिन का लेवल कितना बढ़ जाता है, 15 mg पर डीएल से भी ज्यादा हो जाता है, और उसके अंदर क्या था, 15 mg पर डीएल से कम था। जॉन्डिस डेज, जॉन्डिस परसिस्टेंट आफ्टर 14 दिन, उसमें 14 दिन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है बच्चा, और इसके अंदर क्या होता है, 14 दिन के बाद में भी बच्चे के अंदर जॉन्डिस देखने को मिलता है। स्टूल क्ले व्हाइट कलर, स्टूल का कलर जो होता है वो कैसा होता है, क्ले और व्हाइट कलर का होगा। यूरिन जो होता है वो स्टेनिंग होगा, येलो स्टेनिंग देखने को मिलेगी। कपड़े जो है बच्चे के वो भी येलो स्टेन के साथ में देखने को मिलते हैं। प्लस डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 2 mg पर डीएल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में, अब देखो, दो तरीके की वजह से हो सकता है आपका पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो मैंने क्या बोला था, एक तो प्लाज्मा में जो होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा में इनडायरेक्ट होता है, अनकॉन्जुगेटेड होता है। अनकॉन्जुगेटेड, इनडायरेक्ट, और कॉन्जुगेटेड और डायरेक्ट, तो दोनों तरीके से हो सकता है इसके अंदर। इन अनकॉन्जुगेटेड में हेमोलाइटिक की वजह से, हेमोलाइटिस का मतलब जो आपका ब्लड है, जो आरबीसी है वो ज्यादा टूट रही है, या फिर नॉन हेमोलाइटिक की वजह से भी हो सकता है। प्लस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पैथोलॉजिकल में हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक रीजन हो सकते हैं। तो ये वही चीजें आ गई जो मैंने तीन बताई थी ना आपको, एक तो हिपेटिक, प्री हिपेटिक जॉन्डिस, हिपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, ये तीन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये तीनों की तीनों वही चीजें आ गई। अब देखो, इनके बारे में यदि हम बात करें कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर पहला अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्या होता है। तो पहला चीज हीमोलाइसिस की, हीमोलाइसिस की वजह से मैंने आपको ये बोला था, जितनी ज्यादा आरबीसी टूटेगी, जितनी ज्यादा आरबीसी टूटेगी, बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा, बिलिरुबिन का लेवल उतना ही बढ़ेगा। तो हीमोलाइसिस के अंदर क्या हो रहा है, आरएच, एबीओ और अदर ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटेबिलिटीज बच्चे के अंदर यदि होंगी, तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्या हो सकता है, बच्चे को क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। और जॉन्डिस में कौन सा होगा, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनियम होगा। यदि लीवर से बाहर का कुछ हो रहा है, लीवर में पहुंचने से पहले का कुछ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखने को मिलेगा। और सेप्सिस की वजह से, डीआईसी की वजह से, डीआईसी क्या होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की वजह से हो सकता है, हेमेटोमास की वजह से हो सकता है, और पॉलीसाइथेमिया की वजह से भी बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये वाला इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है। नॉन हिमोलाइटिक कौन सा होता है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, मैंने अभी बताया था आपको कि ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, और उसके अंदर ये लाइन याद रख लेना भैया, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के अंदर ये वाली लाइन याद रख लेना, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये वाली।
बीटा ग्लूकोरोनिडेज ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, कुछ मदर्स के अंदर बीटा ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बच्चे को जॉन्डिस होता है। जैसे आपने ब्रेस्ट फीडिंग से हटाया, वापस नॉर्मल हो जाता है, उसका जो लेवल है वो नॉर्मल आता है। तो ये याद रखना कि बीटा बीटा ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम, बीटा ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है कई मदर्स के मिल्क के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, जिसकी वजह से उसको क्या हो सकती है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। क्लियर है? हाँ, दूसरा गिलबर्ट सिंड्रोम वगैरह जो होता है उनकी वजह से भी बच्चे के अंदर आपको जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। आप देखो हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की हिमोलाइटिक डिजीज कौन कौन सी होंगी? पहली चीज तो इट इज एन आइसोइम्यूनिटी हिमोलाइसिस एसोसिएटेड विद किस किस की वजह से हो सकती है? आर एच इनकॉम्पिटेबिलिटी और एबीओ ग्रुपिंग की वजह से। ठीक है, एबीओ ग्रुपिंग की वजह से। देखो जब मदर और फादर जो है, फादर जब आर एच पॉजिटिव होगा और मदर आर एच नेगेटिव होगा, ठीक है, तो अंदर क्या हो रहा है, जो बच्चा है उस बच्चे के अंदर, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो गया, आर एच पॉजिटिव होगा। आर एच पॉजिटिव जब होगा तो बॉडी इसके अंदर आर एच पॉजिटिव होगा, जब इसकी डिलीवरी होगी तो डिलीवरी होने की सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इस मदर के अंदर इसके लिए क्या बन जाती है, एंटी आर एच एंटीबॉडीज बन जाती है। तो पहला बच्चा तो नॉर्मल हो गया, और जब ये जो एंटीबॉडीज है ना मदर की बॉडी में पड़ी रहती है, ठीक है, ये तब तक पड़ी रहती है जब दूसरा बच्चा फिर से आर एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा बच्चा जब फिर से आर एच पॉजिटिव होगा, उस सिचुएशन के अंदर ये जो बनी हुई एंटीबॉडीज होती हैं वो जाके क्या होगी, उसके साथ में उस बच्चे की जो आर एच जो एंटीजन है उसके साथ में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके उसमें हिमोलाइसिस कोज करवाती है, उसको बोलते हैं अपन आर एच इनकॉम्पिटेबिलिटी। तो आर एच इनकॉम्पिटेबिलिटी की वजह से भी क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर जॉन्डिस हो सकता है, हिमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है, या फिर एबीओ। मान लो ब्लड से आपने एबीओ जो था, ब्लड ग्रुपिंग करवाई थी, ब्लड जो था वो आप ट्रांसफर कर रहे थे और उसकी वजह से बच्चे के अंदर यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है आपको। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो आर एच डी वाला वही चीज होगी, आर एच डी रेड सेल्स। ठीक है, तो वही चीज आ गई, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस जो रोग डिजीज थी उसके बारे में सारी सारी चीजें आ गई। हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू एबीओ इनकॉम्पिटेबिलिटी। एबीओ इनकॉम्पिटेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो बच्चे को ब्लड दे रहे हैं, ब्लड टाइप कोई भी दे रहे हैं, यदि दूसरा ब्लड लग गया तो 24 आवर्स के अंदर अंदर ही क्या हो जाएगा, बच्चे को जॉन्डिस देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा आता है कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनिया, मतलब ये कहाँ होगा, लीवर के अंदर होगा, हिपेटिक जॉन्डिस होता है ये। हिपेटिक के अंदर इडियोपैथिक होता है नियोनेटल हेपेटाइटिस। इडियोपैथिक नियोनेटल हेपेटाइटिस जो होता है उसकी वजह से भी आपको ये कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखने को मिलेगा। प्लस इन्फेक्शन होगा, टॉर्च और सेप्सिस टाइप का होगा, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा जिसके अंदर गैलेक्टेसीमिया और टायरोसिनीमिया जो होता है वो हो सकता है। पोस्ट हिपेटिक के अंदर बिलियरी बिलियरी एट्रेसिया या फिर कोलिडो कोलिडोकल सिस्ट वगैरह कुछ है। यानी जब यहाँ पे देखो ये प्लाज्मा था, प्लाज्मा के अंदर यदि कोई डिफेक्ट होता है, जैसे मान लो हिमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, तो वो हो गया अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड यानी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा। प्लाज्मा के बाद में लीवर में आ गया, लीवर में आने के बाद में क्या होगा, कॉन्जुगेटेड हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया। लीवर में आने के बाद में जो डक्ट आता है, इस डक्ट के अंदर मान लो कोई सिस्ट वगैरह या फिर इसके अंदर एट्रेसिया बनी नहीं है, ये डक्ट नहीं होगी तो भी पीछे की तरफ क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनियमिया देखने को मिलेगा। क्लियर क्लियर है? यानी आपको बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब कॉमन कोज कौन कौन से होते हैं जॉन्डिस के? पहला फिजियोलॉजिकल होता है, ब्लड ग्रुप इनकॉम्पिटेबिलिटी होता है, G6PD डेफिशिएंसी होती है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस देख लिया आपने, सिफेलोहेमेटोमा देख लिया और इन्फेक्शन हो गया, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका जॉन्डिस देखने को मिलता है। अब जॉन्डिस जो है वो अकम्पनी G6PD डेफिशिएंसी, पेशेंट को जब G6PD डेफिशिएंसी होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन का जेनेटिक डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिलबर्ट्स डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस टाइप के जॉन्डिस के अंदर G6PD की डेफिशिएंसी होती है सीवियर हिमोलाइटिक अटैक की वजह से। ठीक है, और G6PD डेफिशिएंसी नियोनेट्स के अंदर जो डेवलप होती है वो हायर मैक्सिमल सीरम टोटल बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और
वैल्यूज हैड सिग्निफिकेंट लोअर सीरम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फ्रैक्शंस। यानी सीधी सी बात है, G6PD याद रखना है ना, G6PD डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चे के अंदर जोंडिस देखने को मिलता है। जोंडिस का कारण बन सकती है कौन सा, G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी जीन्स का डिसऑर्डर होता है। अब देखो गिलबर्ट सिंड्रोम कौन सा होता है, इसके ऊपर भी सवाल आता है। इसमें क्या होता है कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है। सबसे पहला तो ये याद रखो कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है, प्लस किसकी वजह से, अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ ओवर्ट हेमोलाइसिस और लीवर डिजीज। लीवर डिजीज की वजह से, किसी लीवर डिजीज की वजह से यदि मान लो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो रहा है। अब यहाँ पे देखना, लीवर डिजीज का मतलब कॉन्जुगेटेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड का लेवल बढ़ रहा है, किसकी वजह से, लीवर डिजीज की वजह से। टिपिकली देयर आर माइल्ड क्रोनिक और इंटरमीडिएट एपिसोड्स ऑफ जॉन्डिस दैट इज इंक्रीज विद इंटर intercurrent illness, fasting, stress, fatigue और मेंसेस एंड इथेनॉल एंड निकोटिनिक एसिड इंटेक। जब इनका इंटेक करते हैं तो उस सिचुएशन में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। 3 to 8% of population is affected with the male predominance. It is usually inherited in the autosomal recessive pattern and is rarely manifest before puberty. देखो गिलबर्ट सिंड्रोम में ये चीज याद रखना कि मैंने आपको ये बोला था, जब प्लाज्मा के अंदर दिक्कत होती है तो वो होता है अनकॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, यही होता है। लेकिन ये बताओ कि जब लीवर के अंदर, मैंने क्या बोला था, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया का कारण होता है, लेकिन लीवर डिफेक्ट की वजह से लीवर में कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड, यदि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है, गिलबर्ट सिंड्रोम बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर क्या होता है, रिकरेंट इलनेस, बच्चे को फास्टिंग, स्ट्रेस, फैटिग, मेंसेस, इथेनॉल और निकोटीन यदि बच्चा लेगा, उसकी वजह से उसको क्या होंगे, इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब देखो आगे, ये अलग अलग टाइप हैं जो इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। जैसे क्रीगलेर जो मैंने बताया था, नजर सिंड्रोम टाइप फर्स्ट जो रेयर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूडीपीजीटी और इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर हाइपरबिलिरुबिनेमिया विद द ऑनगोइंग रिस्क ऑफ कर्निक्चर्स एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ, ठीक है। करंटली लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली डेफिनेटिव थेरेपी। इसका ट्रीटमेंट ओनली और ओनली क्या है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि सीवियर हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कर्निक्चर्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं क्लीगर नेजर्स सिंड्रोम बोलते हैं। दूसरा है पेशेंट विद क्लीगर नेजर सिंड्रोम सेकंड, वो तो था फर्स्ट जो रेयर होता है, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल एब्सेंस ऑफ यूडी पीजीटी सिमिलर टू टाइप फर्स्ट बट ड्रामेटिकली रेस्पॉन्ड टू द थेरेपी विद द फिनोबार्बिटल विच इज हाउ टू डायग्नोसिस इज मेड, ठीक है। ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज की वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये थोड़ी ज्यादा हाई लेवल की चीज होगी आपके लिए, तो इतना सवाल इसमें से नहीं पूछता है, तो इसको हम स्किप कर देंगे तो ही बेटर रहेगा। रिस्क फैक्टर ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस के लिए रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे। जॉन्डिस का रिस्क फैक्टर जो होता है, जब पहली चीज तो क्या है, 24 आवर्स ऑफ लाइफ स्पान जो है उसकी वजह से हो सकता है। सिबलिंग, यदि मान लो कि नियोनेट के बच्चे को हुआ है तो उसको भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा अनरिकॉग्नाइज्ड हीमोलाइसिस एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से हो सकता है। नर्सिंग, नॉन ऑप्टिमल ससिंग और नर्सिंग की वजह से हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ G6PD और कोई ड्रग या फिर सेफ्ट्रेक्सोन टेबलेट या इंजेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। सिफिलोमेटोमा की वजह से हो सकता है। और ईस्ट एशिया या नॉर्थ इंडियंस के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो मैं आपको बता रहा था ना, वो ये चीज हो गया, इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज कॉन्जुगेशन और फिजियोलॉजिकल हिमोलाइटिक हिमेटोमा और पॉलीसाइथीमिया और सेप्सिस जो होता है इसकी वजह से होता है। प्लस प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा तो अनकॉन्जुगेटेड जो था उसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। और कॉन्जुगेशन यदि मान लो कम हो रहा है तो अनकॉन्जुगेटेड का लेवल बढ़ेगा। अनकॉन्जुगेटेड का बढ़ेगा तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होंगे, गिलबर्ट ये वाली डिजीज आपको देखने को मिलेगी। और इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन होगा तो इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बढ़ जाएगा। भाई ये तो क्या था, प्रोडक्शन बढ़ा तो अनकॉन्जुगेटेड, प्लाज्मा, प्लाज्मा, लीवर, लीवर और इंटेस्टाइन। तो यहाँ तो क्या है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है
प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ अनकॉन्जुगेटेड ही तो बढ़ेगा। अब इसके बाद में कॉन्जुगेशन मान लो यहाँ कम हो रहा है लीवर के अंदर, तो पीछे वाला ही तो बढ़ेगा अनकॉन्जुगेटेड ही। और यदि मान लो इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन भी हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। ठीक है, ये हेपेटाइटिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज कॉन्जुगेटेड और बिलियरी एट्रेसिया, और इसके इटियोलॉजी वाले हैं सारे के सारे जो अपन ने पढ़ लिए सारे भी। अब देखो अप्रोच क्या क्या देते हैं हम। पहली चीज तो कैसे पता लगाएंगे हम बच्चे को, बच्चे का पता कैसे लगाएंगे कि उसको जॉन्डिस हुआ है। तो उसके लिए देखो, डिटरमाइन द वेट, जेस्टेशन एंड पोस्टनेटल एज, बच्चे को डिटरमाइन करेंगे। दूसरा, असेस क्लिनिकल कंडीशन वेल और इल, डिग्री ऑफ जॉन्डिस कितना है। डिसाइड वेदर जॉन्डिस इज फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, लुक फॉर एविडेंस ऑफ कनिक्चर्स इन डीपली जॉन्डिस न्यूबॉर्न। ठीक है, यानी हमें ये देखना है कि कौन से लेवल पे है। अब देखो ये सारा है जिसमें क्या करते हैं अपन, हेड टू टोय एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू टोय डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लिनिकल असेसमेंट जॉन्डिस के लिए एक स्केल बनाई गई है, जिसमें एरिया ऑफ बॉडी जो है, जैसे फेस को हम देते हैं बिलिरुबिन लेवल कितना, 6, अपर ट्रंक में है तो उसको 9 और जोड़ देंगे, लोअर ट्रंक के अंदर होगा और थाइज में होगा तो 12 ऐड कर देंगे, आर्म्स और लोअर लेग्स में तो 15 कर देंगे, और पाम सोल्स में तो मोर देन 15 हम उसको दे देंगे। तो ये इसको क्या है, डिटरमाइन करने का तरीका है। ठीक है, और ये जॉन्डिस और कर्निक्चर्स वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि ब्लड कर्निक्चर्स कम हो गए जब ये बच्चा जो है, इसका बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा है, लेकिन जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कर्निक्चर, जिसकी वजह से बच्चे को क्या हो सकता है, सीजर भी आ सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो सिम्टम्स के अंदर येलो कलर होगा बेबी की स्किन का। ठीक है, और इसके अलावा पुअर फीडिंग और लिथार्जी बच्चा देखने को मिलेगा आपको। इसी के साथ में हाई बिलिरुबिन लेवल जो होता है वो क्या कोज करता है, बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी, यानी ये पूछा जाए कि अनट्रीटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो होता है वो क्या कोज कर सकता है, एनसेफेलोपैथी कर सकता है, कर्निक्चर्स कोज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में मेजर क्लिनिकल फीचर्स अक्यूट बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी के क्या क्या होंगे, बच्चा लिथार्जी होगा, पुअर सकिंग होगा, पुअर और एब्सेंट मोरो रिफ्लेक्स होगा, और रेट्रोकोलिस ओपिस्थोटोनस पोजीशन देखने को मिलेगी। याद रखना ओपिस्थोटोनस पोजीशन ये वाली होती है, बच्चा अकड़ जाता है पूरा पूरा। ठीक है, बच्चे के अंदर कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं ओपिस्थोटोनस पोजीशन में। ये होती है आपकी कौन सी, ओपिस्थोटोनस पोजीशन, और ये देखने को मिलता है आपको क्रिगलर नेजर सिंड्रोम टाइप फर्स्ट के अंदर देखने को मिलता है। बच्चा इस तरीके से अपना पोजीशन पोस्चर मेंटेन करता है। क्लियर है। अगला हम बात करते हैं मेजर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रोनिक बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी। क्रोनिक बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी की मेजर क्लिनिकल, यानी लंबे टाइम तक आपको बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा है तो इस चीज के अंदर क्या होता है, एक तो होता है अपवर्ड गॉज, यानी बच्चा जो होता है वो इस तरीके से दिखता है, और सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस होता है बच्चे के अंदर, और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएट और माइल्ड मेंटली रिटार्डेड बच्चा देखने को आपको मिलेगा। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर वही टोटल और डायरेक्ट बिलिरुबिन ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, हेमेटोक्रिट चेक करेंगे, G6PD ऐसे टेस्ट करेंगे, कुम्स टेस्ट करेंगे, सेप्सिस स्क्रीन करेंगे, टॉर्च टाइटर करेंगे, लीवर स्कैन करेंगे और अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो और इसमें से जो आपकी काम की चीज है, LFT करेंगे, अदर टेस्ट करेंगे, मैनेजमेंट में क्या क्या देंगे। फोटोथेरेपी वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोथेरेपी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। फोटोथेरेपी के अंदर इसके मैनेजमेंट क्राइटेरिया की यदि हम बात करें तो मैनेजमेंट देखते हैं अपन, फोटोथेरेपी बच्चों को कराते हैं, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं बच्चे को, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कराते हैं और ड्रग्स देते हैं बच्चे को। अब बात करते हैं अपन फोटोथेरेपी की। फोटोथेरेपी की मशीन आपको पता है कि ऐसी मशीन आपको दी हुई होती है जिसके ऊपर दो लाइटें गिरी होती है, ग्रीन जो ब्लू लाइट जो होती है उसको हम क्या करते हैं, यदि फोटो दी हुई है तो डायग्राम भी पूछते हैं क्या है, तो ये फोटोथेरेपी मशीन है। फोटोथेरेपी मशीन जो है वो क्या करती है, आपका बिलिरुबिन के लेवल को बच्चे के अंदर कम करती है। कैसे कि नेटिव जो बिलिरुबिन है वो वाटर इनसोल्युबल होती है, 450 से 650 nm ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट याद रखना कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी होती है, 450 से 450 से 460 नैनोमीटर की लाइट हम डालते हैं तो फोटो आइसोमर्स ऑफ बिलिरुबिन बनते हैं, वाटर सोल्यूबल बन जाते हैं। ये वाटर इनसोल्युबल था, सोल्यूबल हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, ये एक्सक्रीट आउट होता है। तो सीधी सी बात ये है कि फोटोथेरेपी वाटर इनसोल्युबल बिलिरुबिन को किस में कन्वर्ट करता है, वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है, जो कि यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फोटोथेरेपी टेक्निक कौन सी होती है, पहले तो सबसे पहले आपको हैंड वॉश करने, बेबी को नेक्ड कंडीशन में रखना है। आई जो है वो
आई सेट्स लगाएंगे, बेबी को एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर लाइट से दूर रखेंगे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना बेबी से लाइट सोर्स कितनी दूर होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर। स्टार्ट फोटोथेरेपी, फ्रीक्वेंट एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 आवर्स आवरली, ठीक है। 2 आवरली क्या देंगे बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग देंगे। टर्न बेबी आफ्टर ईच फीड, ठीक है। टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है 2 से 4 आवर्स के अंदर, वेट रिकॉर्ड करना है डेली, मॉनिटर करना है यूरिन फ्रीक्वेंसी और मॉनिटर करना है बिलीरुबिन लेवल। बच्चे के कवर क्या करेंगे, आईज कवर करेंगे और जेनेटेलियाज बच्चे के कवर करेंगे, बाकी बच्चे को पूरा नेक्ड कंडीशन में रखेंगे। ये फोटोथेरेपी बच्चे को दे रहे हैं। फोटोथेरेपी देने के बाद में बिफोर फोटोथेरेपी बच्चा ऐसा होता है और आफ्टर फोटोथेरेपी बच्चा ऐसा हो जाता है। A common mistake while managing hyperbilirubinemia is the fast belief in the efficacy of the ordinary fluorescent lamp, note daylight and D25 day 5% orally। ये देते हैं जो नहीं करना चाहिए। और देखो साइड इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी पे क्वेश्चन आता है। पहला तो क्या होता है कि इंक्रीज इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल वाटर लॉस का मतलब बच्चे में जो है वो पसीने के थ्रू जो होता है वो बाहर निकलता है, फ्लूइड। इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर होता है, इसलिए क्या होते हैं एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चे को जरूरत होती है। प्लस लूज स्टूल बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, स्किन रेसेस बच्चे में कई बार देखने को मिलता है, और इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है, हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है, में रिजल्ट्स इन हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया भी बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। वन हाइपोकैल्सीमिया, दूसरा ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम और इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर, तीनों अच्छे से याद रखना फोटोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। दूसरा इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं बच्चे को, इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफ्यूज करते हैं। 1 mg डोज क्या होती है, 1 ग्राम/kg पर डोज आईवी हम इसका डोज देते हैं, ठीक है। और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या करवाते हैं, जैसे मान लो जिस बच्चे को एक्सचेंज ज्यादा एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई है, एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई है या फिर आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई है, उस सिचुएशन के अंदर बच्चे को क्या करना है, ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कराएंगे बच्चे के अंदर, पूरा जो है वो ब्लड क्या कराएंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे बच्चे का, ठीक है। उसके बाद में ये तो पूरा प्रोसीजर आ गया आपका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए। इधर से बच्चे को देंगे, उधर से बच्चे से बाहर निकालेंगे, ठीक है, बोतल के अंदर। फिर फिनोबार्बिटल्स, फिनो हाइपरबिलिरुबिनेमिया के अंदर जब आप 3 से 4 mg पर kg पर डे पर ओरली आईवी इनिशियली में इंक्रीज अप टू 12 mg पर kg पर डे, नोट एक्सीडेंट आईवी एडमिनिस्ट्रेशन रेट 1 mg पर kg पर मिनट और 30 mg पर मिनट फॉर इन्फेंट्स, ये इसकी डोज है, याद रखना। उसके बाद में प्रोलोंग्ड इनडायरेक्ट जोंडिस यदि देखने को मिलता है, प्रोलोंग्ड इनडायरेक्ट जोंडिस, इनडायरेक्ट का मतलब अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड का मतलब प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर लॉन्ग टाइम तक यदि जोंडिस देखने को मिलता है, उसके कोजेस क्या होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क जोंडिस हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, ऑनगोइंग हेमोलाइसिस होता है और क्रीगलर नेजर सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया के कारण क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हाई कलर्ड यूरिन। सस्पेक्टेड कौन सा होता है, जिसको कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया होगा, हाई कलर्ड यूरिन, व्हाइट और क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या देखना है, बच्चे को हमेशा हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल रेफर, जिस भी बच्चे को यदि मान लो आपका हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो रहा है तो उसको क्या करना है, अपन को हॉस्पिटल रेफर करना है और उसकी टेस्टिंग होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। रिमेंबर चीजें याद रखना है कि जॉन्डिस जो होता है वो फ्रीक्वेंट कोज ऑफ एडमिशन होता है आफ्टर अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम द नर्सरी। हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर दिया ना बच्चे को और मदर को, तो उसका मेन कोज यही होता है कि वो बच्चे सबसे ज्यादा जॉन्डिस के अफेक्टेड होते हैं। इट इज नॉट फिजियोलॉजिकल इफ अपियर्स फर्स्ट 24 आवर्स। यदि कोई बच्चे को घर पे डिलीवरी हुई है और 24 आवर्स के अंदर यदि जॉन्डिस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब फिजियोलॉजिकल नहीं है और उसको हॉस्पिटल में लाने की जरूरत है। जॉन्डिस प्रेजेंट इन फर्स्ट 24 आवर्स मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रीटेड एन इमरजेंसी। इमरजेंसी समझ के उसको क्या करना है, अपन को ट्रीट करना है, क्लियर है। तो ये थे आज का जॉन्डिस का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहे सभी आरएनयू एजुकेशन हब के साथ में। और आगे का यदि आपको चाहिए कोई और भी इससे शानदार क्लास और वीडियो क्लासेज यदि आपको देखने को चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एप्लीकेशन का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके आप जो है हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसमें दिए गए जो टेस्ट सीरीज हैं वो टेस्ट सीरीज सारे के सारे आप यूज कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ में आरएनयू एजुकेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।